हाँ जी, क्वेश्चन वोश्चन लगाए हैं, सब आ गया था, तुम लगाई हो? ओवर कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा, क्यों? तो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग लगाइएगा, नहीं दिक्कत होगी तो मतलब हम बताएंगे, पहले आप लोग लगाने करिए, ट्राई करिए। चैप्टर थर्ड है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है? देखिए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो फुल आना ही आना है, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो फुल आना ही आना है, कभी कभी 2 नंबर का भी ऐड कर लेता है और 5 नंबर का भी, ठीक है? तो मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम 17 देख लो। क्यों? क्योंकि अगर जो मान लो एक फुल सेट किया 10 मार्क्स का और एक 5 वाला जो पार्ट में देता है, तो 5 और 1, तो मैक्सिमम 17 मार्क्स पूछ सकता है, मिनिमम 10 से 12, ठीक है? हाँ, इस चैप्टर से नहीं, बड़ा नहीं है, आसान है, अभी पहले से ही डर जाओगे बड़ा है, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा इसमें लिखना है, लिखवाना है, तो आप लोग को हम उस चीज़ को समझा देंगे, फिर लिखवा देंगे, ठीक है? देखिए क्या चीज़ होता है कि अगर जो हम खाली छपा ही दें, लिखवा दें और समझाएं ना, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जो लोग हम पढ़ेंगे, जो भी डिफिनीशन पहले उसको समझेंगे, तब फिर उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं कि छपा दें, हर एक चीज़ हम लोग बाकायदे से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, इसमें हम कुछ चीज़ों को बताना चाह रहे हैं कि कुछ डिफिनीशन यूज है, ठीक है? डिफिनीशन, उस डिफिनीशन को हम लोग बिना समझे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? देखो, और ये जो डिफिनीशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत मस्ट है, क्योंकि अगर जो डिफिनीशन नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चंस में वही यूज होगा, फिर बार बार क्वेश्चन में वो सारे वर्ड्स आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए जितने भी आज डिफिनीशन हम बताएंगे, कहीं भी डाउट आएगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? नहीं समझ में आए तो एक बार पूछिएगा, लेकिन हम ऐसा मौका ही नहीं देंगे, आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम 2 चीज़ आप लोग को जानते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, इसलिए बता रहा है क्योंकि यूज है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ हम यहाँ बताएंगे ना, तो एक दूसरे से कोरिलेट करेगा, ऐसा नहीं कि फालतू कुछ भी। देखिए, कार्टेशियन फॉर्म जैसे हम लिख दें यहाँ पे y बराबर x², ये एक फंक्शन है, क्यों? इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है? अच्छा, ये इसे हम बोलते हैं ना, ये जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, y बराबर x, कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, मतलब इसी फंक्शंस को हम कुछ और एक नया रूप दे रहे हैं। सब कुछ कर लो कि y बराबर मान लिए t मान लिए, देखना ध्यान से, और x बराबर √t। तो ये जो फंक्शन था ये किसमें, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अच्छा, x² बराबर क्या करोगे, t होगा ना, यहाँ पे क्या करोगे, y रख दोगे, ठीक है? तो ये कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग क्या कर दिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में किए होंगे, कर्वेचर और वर्वेचर में आता है पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है? और कार्टेशियन फॉर्म, पेडल फॉर्म, पोलर फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो जनरली पैरामीट्रिक समझ में आ गया ना कि टी में रहे, कोई भी फंक्शन टी में डिफाइंड हो, ठीक है? चलिए, पहला हेडिंग डालिए आप लोग, कॉन्टिन्यूअस आर्क। कॉन्टिन्यूअस आर्क, फर्स्ट नंबर हेडिंग, कॉन्टिन्यूअस आर्क, ठीक है? देखिए,
हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे लिखते थे, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, x प्लस आयोटा वाई, तो x फंक्शन ऑफ x है ना, y फंक्शन ऑफ y। अच्छा x को हम मान लो पैरामीट्रिक, ऐसे मान लो x फंक्शन ऑफ t है, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है हो, जैसे x बराबर t माने थे, y बराबर x बराबर रूट टी था, y बराबर टी स्क्वायर टी था ना पिछले वाले में, और y भी किसका फंक्शन है, मान लीजिए t का फंक्शन है। तो एक नया फंक्शन क्या मिलेगा हमको, यहाँ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि x किसका फंक्शन है, t का, और y किसका फंक्शन है, t का, दोनों का। ठीक है, मतलब ये भी t ये भी t, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फाई टी प्लस आई साई टी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, और हम यहाँ t डिफाइन कर दिए, एक फिक्स कर दिए, t है जो वो क्लोज इंटरवल ए बी या अल्फा बीटा से आ रहा है। ठीक है, क्लोज इंटरवल आप लोग जानते ही हैं, क्यों, ये तो पढ़े ही है, ये बताता है कि जो t की वैल्यू होगी ये इन्हीं के बीच से आएगा। ठीक है, तो ये z इक्वल टू फाई टी प्लस आई साई टी, देखिएगा कॉन्टिन्यूअस आर्क समझा रहे हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी एग्जाम्पल जब देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर जो उसको फाई टी प्लस आई साई टी के रूप में लिखे, और फाई टी एंड ये साई टी, ठीक है, दोनों क्या हो, इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों क्या हो, रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मतलब ये दोनों ये रियल होना चाहिए, और वैसे भी ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ना, लेकिन आई इमेजिनरी, ये भी तो रियल होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स भी रियल नंबर आता है, वाई भी रियल नंबर, तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। ठीक है, आयोटा इसके साथ मिलता है तब इमेजिनरी होता है। तो ये दोनों कैसे फंक्शन हो, रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, किस इंटरवल पे, अल्फा बीटा पे। तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे पॉइंट को हम लोग, या ऐसे आर्क को, ये टी में पहुंच गया ना, जैसे कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कर्व है ना, अब टी में जब बोलते हैं, टी में आ जाता है, तो यहाँ अब जो नया फंक्शन मिला ये साई टी प्लस आई साई टी, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस आर्क। ये कॉन्टिन्यूअस आर्क कब कहलाएगा, जब साई टी और फाई टी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, किस इंटरवल में, अल्फा बीटा में। समझ में आया, कुछ नहीं है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, x इसका फंक्शन है t का, y किसका फंक्शन है t का, इसको कॉन्टिन्यूअस आर्क कब बोलेंगे, जब दोनों कॉन्टिन्यूअस हो, किस इंटरवल में, अल्फा गामा बीटा में। अब अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, नंबर है, अल्फा बीटा रियल नंबर मान लें, 1 2 ले लें, 2 3 ले लें, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग को बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, चलो लिखो, कॉन्टिन्यूअस आर्क हेडिंग डाल दिए, एग्जाम्पल जैसे समझ जाओ। देखो एग्जाम्पल हम ले लिए, मान लीजिए z बराबर ले लिए, तो z किसका फंक्शन हो जाएगा, t का, देखिए ये भी t ये भी t, तो जो फंक्शन मिलेगा वो t में आएगा ना, तो zt बराबर हम मान लिए t प्लस आई साइन टी, और इंटरवल ले लिए, देखना ध्यान से, अभी एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल ले देंगे। इंटरवल ले लिए 0 से 1, इधर देखो, दूसरा आप लोग अभी समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, 1/t-1 प्लस e पे पावर t, t बिलोंग्स टू 0 से 1। चलो आप लोग बताओ कौन कॉन्टिन्यूअस आर्क होगा, कौन नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस क्या आर्क, और दूसरा वाला, हाँ क्यों दोनों होगा, हम क्या बोले हैं, कॉन्टिन्यूअस आर्क होने के लिए ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जो गिवन इंटरवल दिया गया है, यहाँ इंटरवल क्या दिया है, 0,1, तो ये t हम लोग जानते हैं, t पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस है, तो किसी भी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे साइन t कॉन्टिन्यूअस है,
u1/t-1 ये 1 पे कंटिन्यूस ही नहीं है, ये इस इंटरवल पे कंटिन्यूस नहीं है, तो ये क्या कंटिन्यूस आर्क कहलाएगा? नहीं। अब समझ में आया ना? हाँ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से तुम लोग समझोगे। हम ये कहें 1/t प्लस आयोटा ले लें और cos t -2, बताओ। सर ये नहीं क्यों नहीं होगा? यहाँ t बराबर 0 है ना, इस इंटरवल में 0 है, रिपीटेंगे। -2 -1 0 इसमें है ना, क्या ये 0 पे कंटिन्यूस है? नहीं। तो क्या ये इस इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा? नहीं। तो क्या ये कंटिन्यूस आर्क होगा? अब आया समझ में? अब कोई भी ऐसे आर्क मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेंगे ना, क्या बस चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। कितना आसान है ना। 0 रखोगे तो 1/0 इनफाइनाइट डिफाइंड ही नहीं होगा। अरे 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ऐसे ये फंक्शन 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो ये कंटिन्यूस ही नहीं होगा। जिस पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफाइंड ना हो, उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है। अब कंटिन्यूटी अब आप लोग को बताया जाए, इसीलिए कह रहे थे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लो। तो लिखो, हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप लोग के लिए, बुक का थोड़ा देखते हैं। देखिए, लेट जेड बी ए पॉइंट्स, लेट जेड बी ए पॉइंट्स लेट जेड बी ए पॉइंट्स, हो गया। हेडिंग डाल दिया ना, कंटिन्यूअस आर्क। और जो भी डिफिनेशन देखो, आप लोग एकदम फ्री हो। लेट जेड बी ए पॉइंट्स ऑन एन आर्क, इज सच दैट z इक्वल टू phi t प्लस I psi t। ठीक है। इज सच दैट z इक्वल टू phi t प्लस I psi t वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ, ये लिख लीजिएगा। ठीक है। इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इन दोनों को सेकंड। हो गया। लिखिए, इफ बोथ phi t and psi t are real, if both phi t and psi t are real continuous function, of the variable and parameter सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा t अरे कैसे लिखते हैं, यहां बन गया ऐसे। ठीक है। t डिफाइंड इन द रेंज अल्फा लेस इक्वल टू t ग्रेटर देन, क्या लिख, हाँ, उसी को बोलते हैं क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। यहां अगर जो इक्वलिटी ना होता तो ओपन हो जाता है, तो आप लोग समझते हैं। ठीक है। देन द
then the arc is called continuous arc. Then the arc is called continuous arc. देखो किसी भी डिफिनेशन का कहीं भी एग्जाम्पल नहीं पाओगे आप लोग, पहले बता, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को कुछ समझ में आए ना। एग्जाम्पल देखेंगे तभी ना समझ में आएगा, कहीं भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आप लोग को। लेकिन सारा चीज़ें हम बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को एग्जाम्पल का भरमार कर देंगे। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, ये लिख लीजिएगा। ये लिख लीजिएगा पहले वाले में दिस इज कॉन्टिन्यूअस आर्क, ये कॉन्टिन्यूअस आर्क है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस आर्क नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस आर्क। या ऐसे नो, मतलब कॉन्टिन्यूअस आर्क का एग्जाम्पल तो नो, ये भी नो, और ये एस, दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस आर्क है, ये कॉन्टिन्यूअस आर्क नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस आर्क नहीं है। ये t बिलोंग्स टू 0 1 है। अरे भाई इसमें यस लिख लो, कंटिन्यूअस आर्क है, एग्जाम्पल में दे दिए पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं पहला ये कंटिन्यूअस आर्क है, दूसरा ये इसलिए नहीं है कि ये जो फंक्शन है 1/t-1 वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों कंटिन्यूअस नहीं है? क्योंकि t बराबर जैसे ही 1 रखेंगे या अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ऐसे इस पे ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। हो गया? अब समझ में आ गया ना? चलो, तो हम लोग को बस कंटिन्यूअस आर्क चेक करने के लिए क्या ढूंढना है? खाली फाइटी और साइटी जो इंटरवल दिया रहेगा, वो इंटरवल दिया रहेगा, आप लोग को चेक नहीं करना। बस हम समझा रहे हैं कि कहीं मान लो कोई पूछे कंटिन्यूअस आर्क होता क्या है, तो बता देना कि सर गिवन इंटरवल पे फाइटी और साइटी दोनों रियल होना चाहिए और उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ऐसे आर्क को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस आर्क। समझ में आया? और वो टी में ही रहेगा। चलो, सेकेंड हेडिंग डालिए, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ द आर्क। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ द आर्क। देखिए, हम लोग जानते हैं ना जेड आर्गेंट प्लेन, याद है कुछ? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ऐसे प्लेन को आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते थे ना हम लोग। तो जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स किसका फंक्शन माने हैं? टी का, फाई टी। एक्स फंक्शन है टी का, ठीक है? अब कुछ भी लग सकता, इसको फाई टी नहीं, मतलब एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, जो रहता है ये बीच में उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? इधर देखो, एफ एक्स, यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो x किसका फंक्शन है? t का। y भी किसका फंक्शन है? t का, ठीक है? अच्छा, z कोई पॉइंट होगा कॉम्प्लेक्स में, तो z को ही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ना, x कामा y। हाँ, बस इतना जान। तो देखिएगा, टी ले लिया अल्फा बीटा, तो अगर जो फाइटी साइटी इस इंटरवल में रियल हो, फाइटी साइटी रियल हो और इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, तो ऐसे आर्क को कॉन्टिन्यूअस आर्क बोलते हैं, ठीक है? और देखिएगा ध्यान से, अगर जो टी के
टी की अलग अलग वैल्यू पे जेड की वैल्यू सेम आए, टी की अलग अलग वैल्यू पे जेड की वैल्यू सेम आए, तो इस पॉइंट जो सेम पॉइंट मिला जिसकी वैल्यू टी की वैल्यू के लिए, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट। सपोज कर लीजिए टी बराबर 1 पे जेड की वैल्यू 0 आ गया, टी बराबर हम मान लिया ऐसे, एक्स बराबर फंक्शन ले लिए टी, वाई बराबर ले लिए टी माइनस 1, और ये ले लिए टी, हाँ चलो ठीक है, देखना ध्यान से। तो ये जेड क्या होगा जी, किसी को दिक्कत? थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, अब सही है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, टी स्क्वायर माइनस 1 है, हाँ सबसे पहले ये चेक कर लिया आप लोग कॉन्टिन्यूअस आर्क है कि नहीं। टी स्क्वायर रियल है और कॉन्टिन्यूअस है, किस इंटरवल में? मान लो हम 0,1 में ले लिए, ठीक है। 0,1 में कॉन्टिन्यूअस है, 0,1 में ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो टोटल एक कॉन्टिन्यूअस आर्क हो जाएगा। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन आर पे कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब चेक करिए कि अच्छा Z0 एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आएगा, वैसे कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। Z0 देखो, Z0 पे क्या आएगा जी वैल्यू, 0 आएगा। Z1 पे चेक करो, 1 आएगा। Z-1 पे चेक करो, 1 आएगा। किस पॉइंट पे? 1 और -1 पे दो ऐसा वैल्यू मिल गया ना जिसपे Z की वैल्यू सेम आ रही है। तो T बराबर किस पे मिला? 1 और -1 पे ना। तो इस केस में जो x y की वैल्यू होगी, ये जो पॉइंट मिला उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल पॉइंट। आया समझ में? लिखो हेडिंग, इफ द एबव इक्वेशन, वही जो एबव इक्वेशन डला है 1 2, ठीक है। इफ द एबव इक्वेशन फर्स्ट आर से द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वही जो डला है, चाहे फर्स्ट बोलिए जो पहले वाले ऊपर हेडिंग में। If the above equation first are say the equation first and second, हो गया। are satisfied हो गया, are satisfied by more than one variable of t in the given region, then the point x comma y is called a multiple point of the arc, समझ में आया? देखिएगा ध्यान से, जहां जिस टी की वैल्यू के लिए जेड की वैल्यू सेम आए, अगर जो कोई ऐसा फंक्शन ले लिए टी की कोई भी वैल्यू ले सेम ना है जेड की वैल्यू, तो उस केस में मल्टीपल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? यहां सेम मिला है ना, तब मल्टीपल पॉइंट मिला है। नेक्स्ट हेडिंग जॉर्डन, एग्जाम्पल लिख लो यार, रहने दो एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, अभी नेक्स्ट में जब आएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। जॉर्डन आर्क सेम, अभी इसलिए एग्जाम्पल नहीं लिखवाया कि ये एग्जाम्पल जॉर्डन आर्क में।
थर्ड हेडिंग, जॉर्डन आर्क। कॉन्टिन्यूअस आर्क समझ में आ गया। मल्टीपल पॉइंट यही बोले हैं कि टी की एक से अधिक वैल्यू के लिए जब जेड की वैल्यू सेम मिलने लगे तो जो पॉइंट होगा एक्स कामा वाई, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट। और टी की कोई भी वैल्यू ले सेम ना मिले तो उस केस में मल्टीपल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जॉर्डन आर्क क्या होता है कि कोई ऐसा आर्क जिसमें मल्टीपल पॉइंट मिले ही ना। समझ में आया? एन आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स, एन कॉन्टिन्यूअस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स इज नोन एज जॉर्डन आर्क। ठीक है, लिखिए एक कॉन्टिन्यूअस आर्क डायग्राम हटा दें। A continuous arc without multiple points is known as Jordan arc। देखो हम इसलिए सबको अच्छे समझा रहे हैं क्योंकि ये बहुत अभी तक एनालिटिक फंक्शन में जो भी सारी चीज़ें समझाए थे सब समझ में आया था, तभी आप लोग क्वेश्चंस भी आसानी से कर ले रहे थे। तो यहाँ भी समझना जरूरी है। एन ए कॉन्टिन्यूअस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स इज कॉल्ड जॉर्डन आर्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आप लोग बताओ, आप लोग को बस इसमें देखो एग्जाम्पल, हम जब एग्जाम्पल लिखते हैं ना तो उसमें से उसका होता भी है नहीं भी होता, आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जॉर्डन आर्क का डिफिनेशन लिखा रहे तो सारा जॉर्डन आर्क का एग्जाम्पल निकाल देंगे। अरे भैया, हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा आर्क जॉर्डन आर्क नहीं है। ठीक है, ये होना चाहिए ना पता। जैसे इसके पहले हम लोग कॉन्टिन्यूअस आर्क का एग्जाम्पल लिखवा देते तो आप लोग वही रट लेते, और वो जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कॉन्टिन्यूअस आर्क नहीं है, इसीलिए वो दो एग्जाम्पल दिए थे। तो दोनों पता चल गया ना, पहचान लिए कि कौन कॉन्टिन्यूअस आर्क है कौन नहीं है। तो ऐसे कौन जॉर्डन आर्क है कौन जॉर्डन आर्क नहीं है। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल, जॉर्डन आर्क होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस आर्क होना चाहिए और उसमें कोई भी मल्टीपल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, हम क्या ले लिए, जेड टी, ये कोई आर्क होगा, कॉन्टिन्यूअस आर्क लिख रहे हैं, ई पे पावर टी प्लस आयोटा ई पे पावर माइनस टी। ठीक है, और इंटरवल ले लिए, कुछ भी ले लें हम, 0 से लेके 1। देखो इस इंटरवल में दोनों कॉन्टिन्यूअस है और रियल भी हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस आर्क होगा। टी की कोई भी वैल्यू लो, कुछ भी वैल्यू लो, डिफरेंट, ये कभी सेम नहीं आएंगे। कैसे सेम आएंगे आप लोग चेक करिए, नहीं आएंगे ना, तो ये क्या हो गया, इसमें कोई मल्टीपल पॉइंट्स है तो ये क्या होगा, जॉर्डन आर्क होगा कि नहीं? ठीक है, सेकंड, अब देखो ध्यान से, एक हम फंक्शन लिख रहे हैं, बताओ क्यों नहीं है? तो डिफरेंट तो आना चाहिए, मल्टीपल पॉइंट्स नहीं मिलना चाहिए। तो जो हाँ, तो विदाउट मल्टीपल पॉइंट तो जॉर्डन आर्क होगा ना। बताओ इसमें कुछ मॉडिफाइड कर रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से, कुछ कर नहीं रहे हैं।
अब बताओ। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सर ये भी होगा सर, जॉर्डन नो। सर इसके वैल्यू क्या है सर? सेम नहीं आया है सर। बिकॉज इट हैज मल्टीपल पॉइंट्स। कौन कौन से? देखो जेड 0 लो, क्या आएगा? Z1 लो, सर उसमें से वैल्यू दे देंगे सर, -1 से 1। अच्छा ये तो क्या 0 इसमें नहीं है क्या? तुम लोग इन पॉइंट पे खाली चेक कर रहे हो क्या? ऐसा थोड़ी ही है, इसमें से कोई भी हर एक वैल्यू के लिए उस इंटरवल में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं। मतलब -1 से बड़े और 1 से छोटे के बीच में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अब आया समझ में? तो 0 है ना, तो 0 पे चेक करो। तो ये जॉर्डन आर्क नहीं है। अब आ गया समझ में ना? लिख लो एग्जाम्पल। हो गया? अब समझ में आ गया ना आप लोग को? इजी है कि नहीं? देखो डिफिनेशन कभी पढ़ लोगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे ना तो पूरा एग्जाम्पल समझ में ही नहीं आएगा। वो डिफिनेशन है, इसीलिए एग्जाम्पल दे दे रहे हैं सामने। चलो नेक्स्ट हेडिंग कंटूर। देखो कंटूर का बहुत महत्व है। पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कंटूर कंटूर आप लोग का कान दर्द करने लगा कंटूर कंटूर सुन सुन के। अभी बता दे रहे हैं। हाँ परिपथ होता है सर कंटूर? पता नहीं। परिपथ सर्किट मतलब परिपथ होता है? नहीं सर, उसका भी देखो कॉन्टिन्यूअस आर्क, आर्क मतलब समझ रहे हैं ना, कोई छोटा सा आर्क। ये कहीं ब्रेक है? नहीं। ये कंटिन्यूअस आर्क है? नहीं, यहाँ ब्रेक हो गया है ना। देखो कॉन्टिन्यूअस मतलब कहीं ब्रेक ना हो। कंटूर देखो कंटूर होता क्या है कि एक कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस आर्क। क्या करें, एक कॉन्टिन्यूअस आर्क ले लिए हम, ये मान लो A से B एक कॉन्टिन्यूअस आर्क है, ठीक है। फिर इसी से एक जोड़ दे रहा है और कॉन्टिन्यूअस आर्क B से C, ठीक है। C से और मान लो एक जोड़ दिए, ये D। तो अगर देखो ये पूरा ये एक प्रकार का चेन ही है ना, कॉन्टिन्यूअस आर्क छोटे छोटे टुकड़े मिलके बने हैं ना, और ये भी कॉन्टिन्यूअस है और जो आर्क है वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो जब दो या दो से अधिक आर्क को मिला लिया जाए, कॉन्टिन्यूअस आर्क को मिला के एक चेन बनाया जाए, चेन, ठीक है, चेन बनाया जाए और वो कैसा चेन हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटूर।
कंटूर क्या होता है? कुछ नहीं होता है कि ये कंटिन्यूअस चेन होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस आर्क। ठीक है, चलो तो लिख लो ए कॉन्टिन्यूअस चेन फाइनाइट नंबर इज known as contour। ठीक है, देखो ये एक आर्क ले लिए A1, ये एक आर्क ले लिए A2, ये आर्क ले लिए A3। ठीक है, एक आर्क। फर्स्ट आर्क का इनिशियल पॉइंट क्या है और लास्ट आर्क का एंड पॉइंट लिख लो, फिगर बना लो। क्या हुआ? नहीं तो नींद आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हुआ? हो गया क्या टाइम? अभी कहाँ टाइम हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या जी? चलो लिख लो, फिगर बना लिए। देखिए, इफ ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इफ ए इज द, इधर देखो ये A1 है, एक आर्क है, कंटिन्यूअस आर्क है, A1 A2 एक ए, ठीक है, और टोटल जो मिला वो क्या बन गया? कंटूर बन गया। ठीक है, तो लिखिए इफ ए बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट आर्क, if A be the starting point of the first arc and B, capital B, and capital B the end point of the last arc, देखो आज ही थोड़ा सा थ्योरी है क्योंकि ये समझना है और ये समझेंगे नहीं आप लोग तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लास्ट आर्क हो गया, देन द इंटीग्रल अलोंग, देन द इंटीग्रल अलोंग, देन द इंटीग्रल अलोंग सच ए कर्व इज डिनोटेड एज, then the integral along such a curve is denoted as, इस कर्व के along इंटीग्रल निकालना है तो A क्या है? फर्स्ट, ये फर्स्ट कर्व का इनिशियल पॉइंट और ये लास्ट कर्व का एंड पॉइंट, तो ए बी एक आपको कंटूर मिल गया। इस कंटूर के अलोंग हम लोग जो इंटीग्रल निकालेंगे उसको कैसे डिनोट करेंगे? ए बी एफ जेड डी जेड। समझ में आया? अच्छा, सपोज कर लो इसको खींच के लाके मिला दे रहे हैं ऐसे, ये ए है, इसको खींच के यहाँ ला के मिला दिए बी, मतलब ए भी यही है और बी भी यही है। तो इस केस में देखना ध्यान से, इस केस में जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों क्या हुए? कोइंसाइड कर गए ना, तो ये कैसा कर्व बन गया? क्लोज। तो ये कंटूर को हम लोग क्या कर दिए? क्लोज। तो ऐसे कंटूर को हम लोग बोलेंगे क्लोज। कब? जब कर्व का इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या हो? कोइंसाइड कर जाए, तो ऐसे कंटूर को हम लोग बोलते हैं क्लोज कंटूर। ठीक है, लिखो, if the starting points, if the starting point of the arc
इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ए लिख दीजिएगा। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑफ द आर्क ऑफ द फर्स्ट आर्क coincide with the end point B of the last arc, coincide with the end point B of the last arc, हो गया लास्ट आर्क। देन द कंटूर AB is said to be closed contour, then the contour AB is said to be closed, हो गया। The integral along such closed contour, the integral along such closed contour is written as इंटीग्रेशन ओवर C मतलब क्लोज कंटूर। देखो C आ गया, दैट मीन्स क्लोज कंटूर FZ DZ। हो गया। एंड इज रीड एज, लिख लो, एंड इज रीड एज इंटीग्रल FZ टेकन ओवर द क्लोज कर्व C, टेकन ओवर द क्लोज कंटूर से लिख लेना, टेकन ओवर द क्लोज कंटूर C। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है सारे डिफिनेशन, अच्छा लगेगा पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये भी आर्क से बना है ना, कैसा होगा क्लोज कंटूर, क्यों एग्जाम्पल क्लोज कंटूर। और ये भी एक, ये कैसा होगा, क्लोज नहीं होगा ना। अरे ये मान लो सेमी सर्कल की तरह दिख रहा है ना, लेकिन अभी इसको ऐसे कर दे तो, हाँ आप लोग को बस समझा रहे हैं। ये देखो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी बना लो, लिख लेना, ट्रायंगल, ये सब क्लोज कंटूर के एग्जाम्पल हैं। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, और ये स्क्वायर है। तब अब समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को कौन सा क्लोज कंटूर है कौन सा नहीं। देखो ये सब इसलिए, अभी जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे ही क्लोज कंटूर देंगे, उसी में हम लोग को इवैल्यूएट करना रहेगा। देखो रियल जो हम लोग जनरली 12th में पढ़ के आए हैं इंटीग्रेशन निकालना, वो एकदम हटके है। आप लोग को इसमें जो भी इंटीग्रेशन करना होगा वो किसी कंटूर के अलांग करना है, ठीक है, किसी कंटूर, किसी क्लोज कर्व के अलांग करना है। तो इसीलिए बहुत इसमें दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, बट फॉर्मूला तो वही रहेगा। हो गया। नेक्स्ट डोमेन ब्रैकेट में रीजन, ये तो समझाए थे ना, भूल गए? डोमेन रीजन हो गया। देखो एक बार और समझा दे रहे हैं फिर लिखा देंगे। हम कहे थे ना कि मान लो एक कोई रीजन है, ऐसे कोई भी दो पॉइंट उठाओ कहीं से भी और उसी रीजन में चलो तो आसानी से हम लोग कोई भी एक आर्क, ऐसे मान लो ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ हम दो पॉइंट चूज किया और चले
इसी रीजन में रहा मेरा आर्क, ठीक है। कोई भी पॉलीगन आर्क खींचे और उसी रीजन में रहे, उसके बाहर ना जाए, तो वो कैसा होता है, कनेक्टेड सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, कनेक्टेड। और ये बाउंड्री अगर जो बाउंड्री को हटा दिया जाए तो कैसा कनेक्ट सेट हो जाएगा, ओपन कनेक्टेड सेट। और बाउंड्री रहेगा तो क्लोज कनेक्टेड सेट। अच्छा, ये मान लो कहेंगे ये कनेक्टेड सेट है क्या, मान लो एक देखो, एक पॉइंट यहाँ ले लिए ये, और एक पॉइंट यहाँ, कोई भी एक पॉलीगन आर्क खींचोगे तो हाई रीजन में नहीं है ना, रीजन के बाहर चला गया, तो ये कनेक्टेड सेट होगा नहीं, ठीक है। तो हम बताए थे कोई भी ओपन कनेक्टेड सेट हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेन। कनेक्टेड समझ में आया था ना, जब बाउंड्री इंक्लूड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज, और बाउंड्री नहीं रहेगा तो ओपन। चलो लिख लो, डिफिनीशन लिखो, लेट या लेट लिख लिए क्या, नहीं लिखिए, वैसे लिखिए, ए सेट ऑफ पॉइंट, ये सेट ऑफ पॉइंट एस, कैपिटल एस, ए सेट ऑफ पॉइंट कैपिटल एस in the organed plane is said to be connected, is said to be connected set, a set of point S in the organed plane is said to be connected, is said to be connected set। समझ में आया, कह रहा कि आर्गन प्लेन में ऐसे पॉइंट का कलेक्शन कनेक्टेड सेट कहलाएगा। अब देखो आगे, ए सेट ऑफ पॉइंट एस इन द आर्गन प्लेन इज सेड टू बी कनेक्टेड सेट इफ एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट, इफ एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट, इफ एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट can be joined by continuous arc या continuous curve, continuous arc लिख लीजिएगा, joined by continuous arc, all of whose points belongs to S, all of whose points belongs to S, ठीक है। कह रहा कि कोई भी सेट आर्गन प्लेन में कनेक्टेड सेट कब कहलाएगा, जब कोई भी दो पॉइंट उस सेट का उठाएं और उसको एक कॉन्टिन्यूअस आर्क से ज्वाइन करे, तो वो कॉन्टिन्यूअस आर्क जो सारे पॉइंट है उसी में लाई कर, उसके बाहर ना जाए, ठीक है। Whose belongs to yes, कहाँ रहेगा, हो गया। लिखिए हम नीचे दूसरे लाइन से, समझ में आ रहा है ना। एन ओपन कनेक्टेड सेट इज नोन एज ओपन डोमेन, एन ओपन कनेक्टेड सेट इज नोन एज ओपन डोमेन, हो गया। एन ओपन कनेक्टेड सेट इज known as open domain, but if we include the boundary point, but if known as open domain, known as an open domain लिख लेना, known as an open domain, हो गया। but if बट या बट हटा दीजिए, इफ द डोमेन, नहीं एक मिनट, कहाँ लिखे हैं, बट इफ इंक्लूड द बाउंड्री पॉइंट, हाँ, बट इफ इंक्लूड द बाउंड्री पॉइंट। कल सारा डेफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए, फॉर्मूला हम पूछेंगे कहीं से भी, एग्जाम्पल दे देंगे, आप लोग कहेंगे चलो बताओ ये, तो एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, बट इफ वी इंक्लूड द बाउंड्री पॉइंट, हो गया, ऑफ द सेट एस, ऑफ द सेट एस इन द ओपन डोमेन,
in the open domain, then it is known as codomain. क्लोज डोमेन लिख लीजिएगा, क्लोज डोमेन, क्लोज गलत लिखा, देन इट इज नोन एज क्लोज डोमेन। सिंपल सी बात है, ओपन डोमेन में बाउंड्री वाले पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज डोमेन, ठीक है। देन इट इज नोन एज क्लोज डोमेन। कनेक्टेड सेट को ही हम लोग बोलते हैं डोमेन, ओपन कनेक्टेड सेट को बोलते हैं डोमेन, और ओपन जो डोमेन है, ओपन डोमेन, उसमें हम बाउंड्री के पॉइंट मिला देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, क्लोज डोमेन, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो हम लोग को काम करना पड़ेगा वो मतलब ओपन डोमेन में ही, ठीक है। चलिए बस एक लास्ट समझा देते हैं, लिखिए सिंपली एंड मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन। उसके बाद में हम लोग सिंपली एंड मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन, सिंपली एंड मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन। ठीक है, सिंपली एंड मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन, सिंपली अलग है, मल्टीप्ली अलग है, ठीक है, एंड दिया है। अब ये होता क्या है, देखो फिगर से समझ में आ जाएगा। एक वर्ड आप लोग को बता रहे हैं, श्रंक मतलब सिकोड़ना। जैसे धागा ले लो ना, एक ऐसे धागा, कोई भी जिससे कपड़ा सिला जाता है, धागा ऐसे सर्कल बना लिया आर्क, अब उसको सिकोड़ के एक पॉइंट पे ला सकते हो कि नहीं, अरे धागे को ऐसे सिकोड़ लो। या हम लोग जो आप लोग पहनते हैं, हाथ में कोई पहनता है ना रबर का, ऐसे सर्कल टाइप होता है, तो उसको भी श्रिंक करके हम लोग एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं, तो वही श्रंक होता है, जिसको सिकोड़ना, श्रंक, SHRUNK, ठीक है। इसलिए कि ये वर्ड यूज है डिफिनेशन में। अब देखो ध्यान से, सिंपली, पहले सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, दो है, सिंपली एंड मल्टीप्ली, तो हम लोग सिंपली कनेक्टेड डोमेन कर रहे हैं। मान लो एक रीजन दिया है, ये एक रीजन है, रीजन आपको आई अंदर वाला नहीं है, खाली ये रीजन दिया है, समझ में आया। हाई जो रीजन, अरे खोखला है ये, मतलब ये नहीं रीजन के अंदर है, रीजन जो सेटेड है वही खाली रीजन दिया है। तो कोई भी देखो, कोई भी कनेक्टेड सेट को, या कोई भी देखो, कोई भी रीजन को हम लोग सिंपली कनेक्टेड डोमेन कब कहेंगे, कोई भी रीजन को सिंपली कनेक्टेड डोमेन कब कहेंगे, कि हर एक क्लोज कर्व को श्रंक करे, और वो जो श्रंक करने पे जो हमको मिले पॉइंट, वो इसी रीजन में लाई करना चाहिए। कहीं से भी कोई भी क्लोज कर्व ले, हम यहाँ से इसके अंदर फ्री है, इस रीजन में कोई भी क्लोज कर्व ले और उसको श्रंक करें, तो जो पॉइंट मिले वो किस रीजन में आना चाहिए, इसी रीजन में। सपोज कर लो ये पूरा रीजन दिया गया है, और ये शेडेड वाला है, ठीक है, इसमें हम कोई भी क्लोज कर्व ले, श्रंक करो, मान लो इसको श्रंक करोगे तो यहाँ आएगा पॉइंट, ये इसी में है ना रीजन में, इसको ऐसे सिकुड़ा श्रंक करो तो यहाँ आएगा, इसको श्रंक करोगे तो यहाँ आएगा, ये तो सारे उसी रीजन में लाई कर रहे हैं। कहीं से कोई भी क्लोज कर्व लोगी, उसको श्रंक करोगे आप लोग तो इसी रीजन में आएगा, तो ये आपका कौन सा होगा, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अच्छा देखो ध्यान से, हम एक बड़ा क्लोज कर्व ले लिए, इसको श्रंक करो, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ये रीजन में है क्या, ये तो ये रीजन दिया ही नहीं, रीजन क्या आपका शेडेड वाला, ये तो रीजन से बाहर चला गया, तो ये क्या सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगा, नहीं। अरे देखो सिंपल सी बात, एक ऐसे क्लोज कर्व ले लिए, ठीक है, इसके अंदर इसको सिकड़ाओगे तो यहाँ आएगा ना। हम कहें कि जो श्रंक करने के बाद जो पॉइंट मिले, वो जो रीजन गिवन रीजन उसी में लाई करना चाहिए, बट ये जो पॉइंट है वो रीजन से बाहर हो गया, बाहर हुआ ना, तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगा नहीं। तो
तो जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। ये आपका सिंपली कनेक्टेड डोमेन और ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। आप लोग ये बताइए, ये पूरा रीजन दिया है और ये दोनों खाली है, ये मतलब ये दोनों रीजन से बाहर है आपके, ये वाले भी रीजन नहीं है। रीजन क्या दिया है, ये पूरा, तो इसमें कौन सा सिंपली होगा, नहीं, मेरा कहने का मतलब एक रीजन ये दिया है पूरा, देखो एक तो ये पूरा रीजन दिया है, एक ये रीजन दिया है और एक ये रीजन दिया है। तो इसमें जो रीजन हमको मतलब जो मिला है पॉइंट, ये खाली है, ये होगा, कौन सिंपल ये होगा, ये। अभी हम बताएं क्या, देखो इसमें कोई भी क्लोज कर्व, हर एक क्लोज कर्व को श्रिंक करे तो उसी में आना चाहिए। इसमें कोई भी क्लोज कर्व करो, लो उसको श्रिंक करोगे तो इसी में आएगा ना भाई। हम इसमें एक क्लोज कर्व ले लिए ये, तो ये श्रिंक करने के बाद यहाँ आएगा ना। तो सिंपली होने के लिए जो श्रिंक करें वो उसी रीजन में आना चाहिए, तो रीजन से बाहर चला जा रहा है, तब कैसे होगा ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है, ये क्या है, मल्टीपली कनेक्टेड, और ये सिंपली। समझ में आया? हाँ चलो कल लिखवाते हैं, अब इसको रहने दो आज। सर जो सरल पे जिस हाँ बोलो सुन रहे हैं, बोलो। सर जो बनाए स्फीयर, उसका सरल करे उसी के साथ कनेक्ट कर जाए तो, हाँ सरंग करने के बाद जो कुछ मिलेगा ना पॉइंट, वो उसी रीजन में ही जाना चाहिए, उस रीजन के बाहर नहीं। रीजन में तो ये वाला दिया नहीं, अरे भाई इधर देखो, कौन है ये, कहाँ उसके रीजन में, ये खाली है, खोखला, ये रीजन में नहीं है, खाली रीजन में जो शेडेड एरिया है बस वो है। अरे हम 1 मिनट दे रहे हैं तुमको, कोई कागज का टुकड़ा दो, दिखा रहे हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो। हाँ एक पेज दो, अरे भाई दो जल्दी, देखो तुम तो लिखा हुआ दे दे। मान लो देखो ये, अब ये रीजन है, जैसे ये देखो ये खाली है ना, ऐसे ये बीच में कुछ नहीं है, तो रीजन आपका ये खाली हुआ ना। हाँ तो ऐसे बीच में खाली है, ऐसे 2 जगह खाली है। अब कोई मान लो इसमें हम कंटिन्यूअस आर्क ले, सपोज करो यहाँ ऐसे एक कंटिन्यूअस आर्क ले लिए, ठीक है। अब इसको श्रिंक करोगे तो ऐसे श्रिंक करोगे तो अपने सेंटर पे आएगा ना, तो जो श्रिंक करने के बाद यहाँ आएगा, तो ये तो रीजन में है ही नहीं, तो ये क्या सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगा, नहीं, क्या आ जाएगा, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। अब आ गया समझ में? तुम लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ रहा है, लो रख लो इसे। तुम उसी में लिखी थी क्या जी अपना, चलो।